कभी रात में आसमान देखा है? वो अनगिनत टिमटिमाते तारे, और मन में वो सवाल तो आता ही है ना कि भाई इन तारों के पार क्या है? क्या वहां कोई और भी है? और क्या हम इंसान कभी वहां तक पहुंच पाएंगे? ये सवाल तो खैर सदियों पुराने हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ये सिर्फ सवाल नहीं रहे हैं, ये हकीकत बनने के बहुत करीब है। आज हम इसी तेज रफ्तार सफर की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये है स्पेस टेक क्रांति। और ये सिर्फ ग्रहों तारों की खोज भर नहीं है, एक दौड़ है जो पृथ्वी की हदें पार कर चुकी है। और इस दौड़ में अब सिर्फ देश नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े नाम सब शामिल हैं। हमारी आज की ये जो बातचीत है, ये आधारित है स्रोत सामग्री स्पेस टेक रेवोल्यूशन, पृथ्वी से परे की दौड़ PDF पर। इसमें ना इस क्रांति के कई पहलू हैं, टेक्नोलॉजी, सोच, भविष्य का असर, सब कुछ। तो हमारा इरादा है कि इस जानकारी को ठीक से समझें, इसके अलग अलग पड़ावों को जानें और ये परखें कि हम इंसानों के लिए इसके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत देखें तो 20वीं सदी की शुरुआत में जाना होगा। तब कुछ लोग थे जैसे रूस के सोलकोव्स्की या अमेरिका के गोडार्ड। वो रॉकेट और स्पेस के सपने देख रहे थे, जबकि दुनिया उस वक्त जमीनी लड़ाइयों में उलझी हुई थी। लेकिन असली तेजी आई शीत युद्ध के टाइम पे। और फिर आया वो साल 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चांद पर पहला कदम। उनके वो शब्द याद है ना, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक तरह का ऐलान था। इसने दुनिया को दिखाया कि देखो इंसान कहां तक जा सकता है। और यहीं से वो होड़ शुरू हुई। हाँ बिल्कुल, वो कदम सिर्फ चांद पर उतरना नहीं था, वो एक, आप कह सकती हैं, मनोवैज्ञानिक दीवार को तोड़ना था। स्रोत भी यही कहता है कि अपोलो मिशन ने सिर्फ तकनीकी ताकत नहीं दिखाई, बल्कि इसने एक ग्लोबल महत्वाकांक्षा जगा दी। और सवाल गहरा हो गया, भाई स्पेस में अगला कौन होगा, अगला क्या होगा? और इसी सवाल ने मतलब अगले कई दशकों तक स्पेस टेक के विकास को रास्ता दिखाया। हालांकि शुरुआत में ये होड़ मुख्य रूप से दो सुपर पावर्स के बीच ही थी, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन अब तो तस्वीर काफी बदल गई है। स्रोत बताता है कि 21वीं सदी में इस खेल के नियम ही बदल गए हैं। पहले स्पेस का मतलब था सरकारी एजेंसियां, नासा, रोस्कॉस्मोस, ESA या अपना आइसरो। इनके बिना तो सोच भी नहीं सकते थे। पर अब सही कहा, अब तो मैदान में SpaceX, ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कई प्राइवेट कंपनियां कूद पड़ी हैं। और वो सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर रही, उनके सपने तो बहुत बड़े हैं, स्पेस टूरिज्म से लेकर दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसाने तक। स्रोत इसे स्पेस का लोकतंत्रीकरण कहता है। हालांकि ये शब्द कितना सही है इस पर बात हो सकती है, पर बदलाव तो खैर अभूतपूर्व है। अच्छा, तो इस बड़े बदलाव के पीछे क्या है? सिर्फ इच्छा शक्ति या कुछ और? इच्छा शक्ति तो है ही, जाहिर है, लेकिन इसका असली इंजन है टेक्नोलॉजी में क्रांति। स्रोत कई तकनीकों का जिक्र करता है। सबसे बड़ा गेम चेंजर शायद वो है रीयूजेबल रॉकेट्स। सोचिए, पहले रॉकेट लॉन्च हुआ और उसका महंगा हिस्सा समंदर में गिर गया, करोड़ों डॉलर पानी में। अब स्पेसएक्स के फैल्कन 9 जैसे रॉकेट अपने बूस्टर स्टेज को वापस जमीन पर लैंड करा लेते हैं। स्रोत के मुताबिक अकेली इस तकनीक ने लॉन्च की लागत को अंदाजन 60 से 70% तक कम कर दिया है। अरे वाह, 60-70%? ये तो मतलब पूरा हिसाब किताब ही बदल गया। बिल्कुल, ये सिर्फ इंजीनियरिंग की जीत नहीं है, ये स्पेस तक पहुंच की पूरी इकोनॉमिक्स बदल रहा है। अब विश्वसनीय और कौन सी तकनीकें हैं जो इतनी अहम है? फिर है सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस। ये हजारों छोटे सस्ते सैटेलाइट्स का एक जाल है जो पृथ्वी के चारों ओर निचली कक्षा में घूमते हैं। स्टारलिंक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्रोत बताता है कि जो पुराने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते थे, उनके मुकाबले ये LEO सैटेलाइट्स डेटा भेजने में लगने वाला टाइम, जिसे लेटेंसी कहते हैं, काफ़ी कम कर देते हैं। इससे तेज़ इंटरनेट और बेहतर कम्युनिकेशन मुमकिन होता है, खासकर उन दूर दराज के इलाकों में जहां फाइबर केबल पहुंचाना मुश्किल है। यानी इंटरनेट की जो पहुंच की समस्या है उसका हल शायद अब अंतरिक्ष से आ रहा है। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा AI वाले नेविगेशन सिस्टम्स, ये स्पेसक्राफ्ट को ज़्यादा ऑटोमेटिक बना रहे हैं। सोचिए, गहरे अंतरिक्ष में मिशन है जहाँ से सिग्नल आने जाने में मिनटों या घंटों लगते हैं। वहाँ ये सिस्टम खुद रास्ता तय कर सकते हैं, खतरों से बच सकते हैं, ज़रूरी फैसले ले सकते हैं। स्रोत कहता है कि ये तकनीक भविष्य के इंटरप्लैनेटरी मिशन और वो जो एस्ट्रॉइड माइनिंग की बात होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होगी।
तो इन सब का मिला जुला असर ये है कि स्पेस यात्रा और स्पेस सर्विसेज सस्ती, तेज, ज्यादा भरोसेमंद हो रही हैं और ज्यादा लोगों की पहुंच में आ रही हैं। और जैसा आपने कहा, प्राइवेट कंपनियां इस मौके का पूरा फायदा उठा रही हैं। लक्ष्य भी बड़े हैं इनके। एलन मस्क का विजन, मेकिंग ह्यूमैनिटी ए मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज, वो सिर्फ मंगल पर झंडा नहीं गाड़ना चाहते, वो तो वहां एक पूरी बस्ती बसाना चाहते हैं। जी। और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन का नारा है ग्राडाटिम फेरोसिट, यानी धीरे धीरे पर जोरों से। और उनका मानना है कि पृथ्वी को बचाना है तो भारी इंडस्ट्री को स्पेस में ले जाना होगा। स्रोत इन बातों को सिर्फ मार्केटिंग नहीं मानता, बल्कि एक नई स्पेस इकोनॉमी की नींव के तौर पर देखता है। लेकिन ये जो प्राइवेट महारथी हैं, इनकी दौड़ में क्या पारंपरिक स्पेस एजेंसियां पीछे छूट रही हैं? अपने ISRO के बारे में स्रोत क्या कहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पारंपरिक एजेंसियां भी अपना रोल बदल रही हैं और नई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। ISRO तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। स्रोत ISRO की फ्रूगल इंजीनियरिंग की काफ़ी तारीफ करता है, मतलब कम लागत में बेहतरीन इंजीनियरिंग। चंद्रयान मिशन जिसने चांद पर पानी के पक्के सबूत दिए, मंगलयान जिसने भारत को पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुंचा दिया, पहला देश। ये सिर्फ तकनीकी जीते नहीं हैं, इन्होंने दुनिया को दिखाया कि स्पेस में बड़ी कामयाबी के लिए अरबों डॉलर का बजट जरूरी नहीं है। हाँ, ये तो सच है। और अब गगनयान की तैयारी चल रही है, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेगा। ये भारत के लिए कितना बड़ा कदम है? ओ, ये बहुत बड़ा कदम है। स्रोत इसे भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक नए चैप्टर की शुरुआत मानता है। गगनयान न सिर्फ भारत को उन गिने चुने देशों में शामिल करेगा जिनके पास ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी है, बल्कि ये भविष्य के और बड़े मिशन जैसे कि भारतीय स्पेस स्टेशन या डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, इनके लिए जरूरी तकनीकें विकसित करने में भी मदद करेगा। तो इसरो अब सिर्फ एक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक नहीं, बल्कि ग्लोबल स्पेस रेस में एक गंभीर और अहम खिलाड़ी है। तो ये क्रांति सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट तक ही नहीं रुकी है, सोच अब इससे कहीं आगे जा रही है, पृथ्वी से परे। स्रोत में भविष्य की कुछ ऐसी चीजों का जिक्र है जो कुछ साल पहले तक तो साइंस फिक्शन लगती थी। हाँ बिल्कुल, जैसे स्पेस इंटरनेट जिसकी बात हमने स्टारलिंक के हवाले से की। स्रोत का अनुमान है कि अगले दशक में लाखों लोग अपना इंटरनेट सीधा सैटेलाइट से पाएंगे। फिर है एस्ट्रॉयड माइनिंग, यानी छोटे ग्रहों से कीमती चीजें निकालना, प्लैटिनम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सुनने में तो ये भविष्य की बात लगती है, लेकिन स्रोत बताता है कि कई कंपनियां और एजेंसीज इस पर गंभीरता से रिसर्च कर रही हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ये चीजें सीमित हैं और इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि स्रोत ये भी साफ करता है कि इसमें भारी तकनीकी चुनौतियां हैं। सही एस्ट्रॉयड ढूंढना, वहां पहुंचना, खुदाई करना और फिर उसे वापस पृथ्वी तक लाना बहुत मुश्किल काम है। और चांद और मंगल पर बस्तियां बसाने की बात, क्या ये वाकई मुमकिन लगता है? ये शायद इस क्रांति का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है ना, वो इंसानों को वापस चांद पर ले जाने और वहां एक स्थायी बेस बनाने पर फोकस कर रहा है। स्पेसएक्स का लक्ष्य तो मंगल पर शहर बसाना है। स्रोत बताता है कि इसमें सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ रॉकेट भेजना नहीं, बल्कि वहां इंसानों को जिंदा रखना है। रहने लायक माहौल बनाना, पानी ऑक्सीजन का इंतजाम करना, शायद वहीं के संसाधनों से, जिसे ISRO कहते हैं, रेडिएशन से बचाना, खाना उगाना, बहुत कुछ है। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में नासा और ISO के बीच बढ़ते सहयोग का भी जिक्र है, खासकर मून मिशंस को लेकर। क्या भविष्य में इस तरह का इंटरनेशनल कोऑपरेशन और बढ़ेगा? इसकी पूरी संभावना है। स्रोत NSR सैटेलाइट जैसे जॉइंट मिशंस का उदाहरण देता है, जो पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भविष्य के जो बड़े मिशन हैं, जैसे चांद पर बेस बनाना या मंगल पर जाना, वो इतने महंगे और जटिल होंगे कि शायद किसी एक देश या एजेंसी के लिए अकेले करना मुमकिन ही ना हो। इसलिए स्रोत का अनुमान है कि हमें कंपटीशन के साथ साथ सहयोग के नए मॉडल भी देखने को मिलेंगे। ये एक दिलचस्प पैराडॉक्स है, एक तरफ दौड़ है, दूसरी तरफ मिलकर काम करने की जरूरत भी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सब तकनीकी बातें तो हैं, लेकिन आम इंसान की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है या पड़ेगा? कई लोगों को लगता होगा कि भाई ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं, हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना। हाँ, ये एक आम धारणा है, पर सच ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पहले से बहुत गहरे तक जुड़ी हुई है। जब हम कार में GPS इस्तेमाल करते हैं तो हम सैटेलाइट से ही सिग्नल ले रहे होते हैं। अमेरिका के, रूस के या यूरोप के या भारत के नेविक के,
मौसम का जो पूर्वानुमान हम फोन पर देखते हैं वो वेदर सैटेलाइट्स के डेटा पर आधारित होता है। इंटरनेशनल फोन कॉल्स, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ तक कि ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जो सटीक टाइमिंग सिग्नल चाहिए, इन सब में सैटेलाइट्स का रोल है। स्रोत बताता है कि स्पेस टेक मतलब बिना दिखे ही हमारी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ बन चुका है। तो इन सब का मतलब क्या है? भविष्य में ये जुड़ाव और कितना गहरा होने वाला है? मतलब ये है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। स्रोत भविष्य के कई और इस्तेमाल की तरफ इशारा करता है। सैटेलाइट इंटरनेट जैसे स्टारलिंक और दूसरे, ये कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदल सकते हैं। वो जो डिजिटल डिवाइड की बात होती है उसे कम कर सकते हैं। शायद भविष्य में हमारे फोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हों, खासकर इमरजेंसी में या दूर दराज के इलाकों में। एक और बड़ा आइडिया है स्पेस बेस्ड सोलर पावर का। सोचिए, स्पेस में बड़े बड़े सोलर पैनल हों जो 24 घंटे सूरज की रोशनी में रहें और वहां से एनर्जी को माइक्रोवेव बीम के जरिए पृथ्वी पर भेजें। स्रोत मानता है कि इसमें भी बहुत तकनीकी और आर्थिक मुश्किलें हैं, पर अगर ये संभव हुआ तो ये एनर्जी क्राइसिस का एक बड़ा समाधान हो सकता है। और लो अर्थ ऑर्बिट में नए कम्युनिकेशन और ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स पूरी इंडस्ट्रीज को बदल सकते हैं, खेती से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट तक। ये सब सुनने में तो बहुत ही रोमांचक लगता है और संभावनाएं भी काफी हैं। लेकिन जैसा हर बड़ी ताकत के साथ होता है, इसके साथ कुछ गंभीर सवाल और जिम्मेदारियां भी तो जुड़ी होंगी। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? हाँ, स्रोत इस पर काफी ध्यान देता है। ये सिर्फ तकनीकी तरक्की का जश्न नहीं मनाता, बल्कि इससे जुड़े नैतिक और सामाजिक सवालों को भी उठाता है। यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। पहला, स्पेस तक पहुंच का सवाल। क्या ये सिर्फ अमीर देशों और अरबपतियों का ही खेल बनकर रह जाएगा? क्या स्पेस टूरिज्म या भविष्य में चांद, मंगल पर बसना सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो इसकी भारी कीमत दे सकते हैं? स्रोत ये चिंता जताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी की जो असमानताएं हैं वो स्पेस में भी पहुंच जाएं और वहां नए तरह के बंटवारे पैदा हों। ये तो वाकई एक गंभीर चिंता है। और दूसरा पहलू? दूसरा बड़ा सवाल हमारे पर्यावरण और नैतिक जिम्मेदारी का है। जैसे जैसे स्पेस में एक्टिविटी बढ़ेगी, स्पेस डेब्रिस यानी अंतरिक्ष का कचरा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। पुराने सैटेलाइट्स, रॉकेट के टुकड़े, ये सब तेज रफ्तार से घूम रहे हैं और मौजूदा सैटेलाइट्स और भविष्य के मिशनों के लिए खतरा हैं। स्रोत पूछता है, क्या हम अंतरिक्ष को भी उसी तरह गंदा कर देंगे जैसे हमने अपने समुद्रों और हवा को किया है? और जब हम दूसरे ग्रहों पर पहुंचेंगे तो क्या वहां के पर्यावरण का सम्मान करेंगे? अगर वहां किसी भी रूप में जीवन मिलता है, चाहे वो माइक्रोबियल ही क्यों न हो, तो हमारी क्या जिम्मेदारी होगी? और वो संसाधनों के इस्तेमाल का सवाल भी है, जैसे एस्टेरॉयड माइनिंग। उसका मालिक कौन होगा? क्या जिसने पहले पाया उसी का वाला नियम चलेगा? बिल्कुल, ये एक और पेचीदा मुद्दा है। जो मौजूदा आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 है, वो कहती है कि स्पेस किसी देश की संपत्ति नहीं है और इसका इस्तेमाल शांतिपूर्ण कामों के लिए होना चाहिए। लेकिन ये संधि प्राइवेट कंपनियों द्वारा रिसोर्स माइनिंग जैसे मुद्दों पर बहुत साफ नहीं है। स्रोत बताता है कि हमें नए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और नियमों की जरूरत पड़ेगी ताकि स्पेस के संसाधनों का इस्तेमाल निष्पक्ष और टिकाऊ तरीके से हो। हमें यह तय करना होगा, क्या हम स्पेस को एक और वाइल्ड वेस्ट बनाएंगे जहां बस ताकतवर का राज चले, या फिर हम इसे पूरी इंसानियत के साझे भविष्य के रूप में विकसित करेंगे। ये सिर्फ एक तकनीकी दौड़ नहीं है, ये एक नैतिक चुनाव भी है। ये बहुत जरूरी सवाल है जिन पर हमें अभी से सोचना होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो स्पेस टेक क्रांति सिर्फ कुछ रॉकेट लॉन्च या नए गैजेट्स के बारे में नहीं है। ये विज्ञान, इंजीनियरिंग, अर्थव्यवस्था और शायद हमारी मानवीय इच्छा शक्ति की सीमाओं को फिर से तय करने के बारे में है। ये जानने की कोशिश है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं, हम कहां तक जा सकते हैं। बिल्कुल, ये इंसानियत की अगली बड़ी छलांग की तैयारी है। और स्रोत हमें आखिर में एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाली कल्पना के साथ छोड़ता है। सोचिए, आज से कुछ दशक या सदी बाद शायद किसी नए ग्रह पर, चांद पर या मंगल पर एक नई सुबह होगी।
वहाँ की धूल भरी जमीन पर खड़े होकर कोई इंसान ऊपर आसमान में चमकते नीले गोले यानी पृथ्वी को देखेगा और शायद सोचेगा, हमने शुरू किया था एक छोटे कदम से, एक सपने से, पर आज हम अनंत की दहलीज पर खड़े हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ये सफर अभी शुरू हुआ है और इसके नतीजे हमारी कल्पनाओं से भी परे हो सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि इस अनंत यात्रा में हम इंसानियत के तौर पर कौन सा रास्ता चुनते हैं।